क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 2 राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सिर्फ यही नहीं बताया हुआ कि जो गवर्नमेंट है उसका कॉम्पोजिशन कैसे होगा और उसके जो वेरियस ऑर्गन्स है जैसे लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी वगैरह, इनके आपस में रिलेशन कैसे होंगे। सिर्फ ये इतनी चीज़ है ना, ये दो चीज़ें ही नहीं बताई हुई, इसमें बहुत सारी चीज़ें बताई हुई है। कैसे कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि गवर्नमेंट के जो पावर है ना उनके ऊपर लिमिट भी लगाता है, ये चीज़ भी हमें बताई हुई है, हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर देखी थी, ताकि उस जो सिस्टम है, वो जो कंट्री है, वहाँ पर डेमोक्रेटिक सिस्टम बना रहे, वहाँ पर लोगों की सुनी जाए, वहाँ पर लोगों को कमज़ोर नहीं जाना जाए। और इसीलिए ये डेमोक्रेसी इंश्योर करने के लिए क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ राइट्स भी मेंशन्ड है। ये जो राइट्स है ये सिटीजन्स को दिए हुए हैं और ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं, यानी सरकार और ये सब जो लोग हैं ये इन कॉन्स्टिट्यूशन के इन राइट्स को मानते हैं। और ये जो राइट्स हैं इन्हीं को हम फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं और आज हम इन्हीं फंडामेंटल राइट्स की इस चैप्टर में बात करेंगे। अब ये जो फंडामेंटल राइट्स है ना, ये कॉन्स्टिट्यूशन के अपने कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में लिखा हुआ है। लाइक अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक लंबी चौड़ी किताब जैसे हैं, जैसे किताब में चैप्टर्स होते हैं, फिर उन चैप्टर्स में सब सेक्शंस होते हैं, वैसे ही अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में भी कुछ पार्ट्स हैं। उनमें से जो थर्ड पार्ट है ना उसके अंदर फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट दी हुई है। और ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं इनके ऊपर क्या लिमिटेशन लगाई जा सकती है, वो लिमिटेशंस भी लिखी हुई है। और जैसे जैसे टाइम बीता, लाइक आज़ादी के बाद से जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो कॉन्स्टिट्यूशन बनने के साथ ही साथ में जैसे टाइम बढ़ा तो ये जो राइट था इनके स्कोप भी चेंज हुए हैं। और नॉर्मली ज़्यादातर केसेस में ज़्यादातर राइट्स जो हैं उनकी जो स्कोप है वो बड़ी ही है। मतलब अब राइट्स बहुत सारी जगह वाली चीज़ों के अंदर माने जाने लगे हैं। अब अपने बुक का एक टॉपिक है बिल ऑफ राइट्स, तो ये बिल ऑफ राइट्स क्या है वो देखते हैं। देखो, जो डेमोक्रेसी होती है, जिस कंट्री के अंदर डेमोक्रेसी होती है, उस डेमोक्रेसी की जो सिचुएशन होती है, उस सिचुएशन के अंदर सिटीजन्स को कुछ राइट्स दिए जाते हैं, कुछ उनको पावर दी जाती है कि आप ये कर सकते हैं, आपसे कोई ये चीज़ लेगा नहीं। और ये जो राइट्स होते हैं ना, ये जो अधिकार होते हैं, ये अधिकार जो वहाँ की गवर्नमेंट होती है ना उसको रिकोगनाइज़ करने पड़ते हैं, उसको मानने पड़ते हैं कि ये राइट्स हैं। अब ये जो राइट्स हैं ये गवर्नमेंट क्यों मानेंगी, ये गवर्नमेंट इसलिए मानेगी क्योंकि ये जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ है जहाँ पर डेमोक्रेसी प्रैक्टिस में हो रही है, वहाँ पर ये जो सारे राइट्स हैं ना, ये राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिस्ट करे हुए हैं, लिस्टेड दीज राइट्स इन दी कॉन्स्टिट्यूशन। और कॉन्स्टिट्यूशन का किन लोगों ने बनाया है, जनता ने बनाया है, जनता की लीडर्स ने बनाया है, तो जो गवर्नमेंट है उसको मानने ही पढ़ते हैं। और इस लिस्ट के साथ साथ में ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि ये जो लिस्ट है ना, ये जो लिस्ट है ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है और कॉन्स्टिट्यूशन इस लिस्ट को क्या करता है, प्रोटेक्ट भी करता है। सो दिस लिस्ट इज़ मेंशन्ड एंड प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। और यही जो लिस्ट है इसको हम बोलते हैं बिल ऑफ राइट्स, वो लिस्ट जिसमें सिटीज़न के राइट्स लिखे हुए हैं, मतलब वो लिस्ट जिसमें राइट्स आर मेंशन एंड आर प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, दे आर कॉल्ड बिल ऑफ राइट्स। अब जो ये बिल ऑफ राइट्स है ना, ये गवर्नमेंट को प्रोहिबिट करती है, गवर्नमेंट को मना करती है कि आप सिटीजन्स के जो राइट है उनके अगेंस्ट नहीं जाएंगे। और इफ़ वायलेटेड देन गिव सम रेमेडीज़ फॉर इट, कि अगर आप किसी भी मैटर के अंदर चले भी गए, क्रॉस कर दिया, आपने आपको मना किया हुआ था कि आप प्रोहिबिट नहीं कर सकते, बट स्टिल आपने वायलेट कर दिया, तो कुछ रेमेडीज़ होनी चाहिए जिससे उनको ये राइट्स वापस मिल सके। अब इसमें जैसे बोला हुआ है कि ये मेंशन होने चाहिए और प्रोटेक्टेड होने चाहिए, तो ये प्रोटेक्ट करना किसने, लाइक कौन है जो राइट्स को हानि पहुंचा सकता है। देखो, ये बहुत सारे जो सिचुएशन हो सकती है, या तो हो सकता है उसी कंट्री का कोई दूसरा सिटीज़न है, वो वायलेट कर रहा है, वो नहीं राइट है उसको, वो उन अधिकारों को नहीं लेने दे रहा है एक दूसरे सिटीज़न को, या एक कोई प्राइवेट बॉडी है जैसे कोई स्कूल या कोई इंस्टीट्यूशन, कोई ऑफिस वगैरह कुछ भी हो गई, कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, वो हैम्पर कर रही है, वो नहीं लेने दे रही, या गवर्नमेंट खुद हो गई, गवर्नमेंट अपने जो फंक्शंस कर रही है उनके अंदर उन जो राइट्स है उनको वायलेट कर रही है। तो ये सारे रीजंस और लोग और स्ट्रक्चर्स वो हो गए जिससे हमें प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। अब जो अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब बना रहे थे उस टाइम से पहले क्या चल रहा था, फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था। तो अपना जो नेशनलिस्ट मूवमेंट था ना, ड्यूरिंग आवर फ्रीडम स्ट्रगल जो लीडर्स थे ना, उन्होंने रिकॉग्नाइज़ कर ली थी कि राइट्स की इम्पोर्टेंस क्या है।
leaders recognize the importance of rights and hence they asked the Britishers to provide them some rights. और ये कैसे, देखो एक एग्जाम्पल है इसका कि जो मोतीलाल नेहरू कमेटी बनी थी ना 1928 के अंदर, उस टाइम पे मोतीलाल नेहरू जो कमेटी थी, ये कमेटी आपको याद करनी है, आपने ऑलरेडी पढ़ी होगी क्लास 10th के अंदर। जो मोतीलाल नेहरू कमेटी है उसने डिमांड करी थी बिल ऑफ राइट्स की ब्रिटिशर्स से कि हमें कुछ राइट्स दिए जाएं, और इसीलिए लीडर्स को पता थी कि कितनी इम्पोर्टेंस होती है राइट्स की। इसीलिए जब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो उस कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स को लेके कोई दो ओपिनियन नहीं थे, यानी ऐसा कोई नहीं कह रहा था कि हमें राइट्स नहीं मिलने चाहिए, तो सभी चाहते थे कि राइट्स मिलें, और इसीलिए ये जो कॉन्स्टिट्यूशन था, इस कॉन्स्टिट्यूशन में ये राइट्स लिखे गए। और ये राइट्स को हम लोगों ने इतना इम्पोर्टेंट माना है कि इन्हीं राइट्स को हम फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं। अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जो ये राइट्स थे, ये बिल ऑफ राइट्स जो था, वो फंडामेंटल राइट्स के नाम से जाना जाता है। और फंडामेंटल राइट्स अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये इंपॉर्टेंट है इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन में इनको एक सेपरेट प्रोविज़न के अंदर लिखा हुआ है, इसके लिए मतलब अलग से लिस्ट बना के लिखा हुआ है पार्ट 3 के अंदर। और इनके लिए गवर्नमेंट टाइम टू टाइम अलग अलग प्रोविजंस बना के रखती हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस लिखे हुए, और साथ ही साथ में कॉन्स्टिट्यूशन खुद इंश्योर करता है, कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ इंश्योर्स दैट देयर इज़ नो वायलेशन, यानी ये जो राइट्स हैं इनकी कोई फंडामेंटल राइट्स को कोई वायलेट नहीं करे, और अगर किसी ने करी तो उसके खिलाफ क्या एक्शन लिए जा सकते हैं, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। ओके, अब देखो, एक तो नॉर्मल राइट्स होते हैं, एक फंडामेंटल राइट्स होते हैं। जो ऑर्डिनरी राइट्स हैं, लीगल राइट्स हैं, उनका और फंडामेंटल राइट्स के बीच में क्या डिफरेंस है तो देखते हैं। जो ऑर्डिनरी लीगल राइट्स हैं ना, वो क्या है, दे आर प्रोटेक्टेड एंड एनफोर्स्ड बाय ऑर्डिनरी लॉ। मतलब जो ऑर्डिनरी लीगल राइट्स हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं लिखा हुआ है, उनको वो राइट्स हैं हमें पता है, जो बाकी नॉर्मली लीगल और ऑर्डिनरी जो लॉज हैं उसके तहत ही उनको प्रोटेक्ट और इन्फोर्स किया जाता है। जबकि जो फंडामेंटल राइट्स है ना, वो अपनी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन के, अपनी कंट्री के कानून के अंदर, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखे हुए हैं, और वो प्रोटेक्ट भी होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से, और कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी भी करता है कि आपको ये राइट्स मिलेंगे, कोई आपसे ये राइट्स छीन नहीं सकता। और साथ में क्या है, जो ऑर्डिनरी राइट्स, ऑर्डिनरी लीगल राइट्स जो है उनको चेंज किया जा सकता है पार्लियामेंट के ऑर्डिनरी लेजिस्लेचर के प्रोसेस से। यानी पार्लियामेंट अपनी नॉर्मल सिटिंग जब वो मतलब बैठते हैं और नए नए टाइप के लॉज बनाते हैं, जो वो नॉर्मल एक नॉर्मल सिंपल प्रोसीजर से इन जो लीगल राइट्स हैं इनको चेंज भी कर सकते हैं। बट जो फंडामेंटल राइट्स है ना, वो या तो चेंज होंगे ही नहीं, और अगर चेंज हुए भी ना तो चेंज करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन का खुद का अमेंडमेंट करना पड़ेगा। सो फंडामेंटल राइट्स को चेंज करने का प्रोसीजर काफ़ी अच्छा खासा रिजिड है और किसी ऑर्डिनरी तरीके से नहीं हो सकता, और यही चीज़ें इंश्योर करती है कि गवर्नमेंट का कोई भी ऑर्गन यानी एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव या जुडिशरी इसको ये फंडामेंटल राइट्स हैं इनको वायलेट नहीं कर सकती। जुडिशरी जो है, जुडिशरी के पास में पावर है इन राइट्स को प्रोटेक्ट करने का गवर्नमेंट के वायलेशन से। मतलब कि अगर पार्लियामेंट ने कोई ऐसा लॉ बना दिया या ऐसी कोई भी रूल निकाल दिया या ऐसा कोई भी अमेंडमेंट कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन में जो कि सही नहीं है, जिसमें लोगों के राइट्स हैम्पर हो रहे हैं, तो जो जुडिशरी है, अपना जो सुप्रीम कोर्ट है, वो उनको प्रोटेक्ट कर सकता है। और साथ ही साथ में ये जो राइट्स जो बनाए हैं ना गवर्नमेंट ने, मतलब लाइक ये जो लॉज बनाए हैं जिससे राइट्स हैम्पर हो रहे हैं, उनको बोल सकती हैं कि ये जो है आपसे आपके नल एंड वॉइड है। मतलब कि आपसे ये जो आपने जो कानून जो नया बनाया जिससे ये हैम्पर हो रहे हैं राइट्स, ये आपसे मतलब मान्य नहीं है, ये ख़राब है, इसको हटाओ, दूसरा बनाओ इसकी जगह पर। तो वो जुडिशरी के पास में पावर है इनको प्रोटेक्ट करने की। Legislative and executive actions can be declared illegal if they violates fundamental rights or restricts them। यानी जो legislative और executive है ना, उनके जो actions हैं यानी उन्होंने जो भी काम किया है उनको हम illegal declare कर सकते हैं। कौन कर सकता है illegal declare? जो judiciary या supreme court है वो illegal declare कर सकते हैं कि आपके जो ये एक्शन है इनसे फंडामेंटल राइट्स क्या है, वायलेट हो रहे हैं या रेस्ट्रिक्ट हो रहे हैं। ये है अपने कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 13। अब इसमें इतनी पावर वगैरह दी हुई है कि कोई
रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता, कोई वॉयलेट नहीं कर सकता। तो क्या ये अनलिमिटेड राइट है? इन राइट्स के चलते हम जो मर्जी आए वो कर सकते हैं क्या अपने राइट्स को एक्सरसाइज करने के लिए? एब्सोल्यूट है एकदम, इनके ऊपर कोई लिमिटेशंस वगैरह कुछ नहीं है। तो ऐसी बात है कि नहीं, अनलिमिटेड या एब्सोल्यूट नहीं है। जो गवर्नमेंट है इनके ऊपर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। कब लगा सकती है? जब पूरी सोसाइटी के हित में कुछ करना हो और एक इंसान के कुछ राइट एक्सरसाइज करने के चक्कर में पूरी सोसाइटी जो है उसकी कुछ उसमें पब्लिक ऑर्डर ख़राब हो रहा हो या लोगों का वेलफेयर नहीं हो पा रहा हो, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है बड़ी, तो उस टाइम पे जो गवर्नमेंट है वो ये जो ऑर्डर्स है ना उनको रीज़नेबल, मतलब एक रीज़न दे सकती है वो लोगों को, और उस रीज़न के पीछे वो उनको रेस्ट्रिक्ट कर सकती है। और लोग, ये रीज़न है ना, लोग जस्टिफाई करेंगे कि हाँ ये रीज़न सही है, तो गवर्नमेंट इनको रेस्ट्रिक्ट भी कर सकती है, इनके ऊपर कुछ लिमिटेशंस लगा सकती है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें राइट टू इक्वालिटी। इक्वालिटी से हम क्या समझते हैं कि सबको बराबर अधिकार हो। तो राइट टू इक्वालिटी में आर्टिकल 14 में लिखा हुआ है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी हर जो इंसान है ना कंट्री का, जो सिटीज़न है, वो सारे के सारे जो अपना कानून है उसके सामने सब बराबर है। अगर कोई अमीर है, कोई रिच है या कोई पुअर है, तो जो रिच पर्सन है उसके साथ में अलग तरीके का व्यवहार और पुअर के साथ में अलग तरीके का व्यवहार होगा, ऐसा नहीं है। कानून के सामने सब बराबर है, एवरीवन इज़ इक्वल इन फ्रंट ऑफ लॉ। और ये जो है इससे ये फ़ायदा होता है कि जो गवर्नमेंट है अपनी जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इट ट्राइज़ टू डू अवे विथ एनी सॉर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। देखो, अगर इक्वालिटी ऑफ बिफोर लॉ नहीं होगा, हम कि कुछ लोगों को फेवर करेंगे, कुछ को नहीं फेवर करेंगे, तो आगे चल के और उस टाइम पे हम जो बाकी दूसरे लोग हैं उनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। बट ये इक्वालिटी बिफोर लॉ वाले जो फंडामेंटल राइट है, इससे हम लोग क्या इंश्योर कर रहे हैं कि किसी भी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सके। नेक्स्ट कम्स दी आर्टिकल 15, जिसका कहना है कि देयर शुड बी इक्वल एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस, मतलब सभी लोगों को बराबर अवसर मिलना चाहिए पब्लिक प्लेसेस पे जाने का। लाइक उनको कोई रोक नहीं सकता, डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता किसी भी बेसिस पर, उनको इक्वल एक्सेस मिलना चाहिए पब्लिक प्लेसेस का, जैसे कि शॉप्स, होटल्स हो गई, प्लेसेस ऑफ एंटरटेनमेंट हो गया जैसे थिएटर, सिनेमा वगैरह हो गए, वेल्स हो गए, बैथिंग यार्ड्स हो गए, प्लेस ऑफ वर्शिप हो गई। तो ये सारी जो जगह है ना, यहाँ पर इक्वल एक्सेस मिलना चाहिए। पब्लिक प्लेसेस में लोगों को इक्वल एक्सेस मिलना चाहिए। लाइक हम अपने घर पे तो मना कर सकते हैं किसी को कि आप नहीं आ सकते, बट जो पब्लिक प्लेस है वहाँ पे हम मना नहीं कर सकते किसी को भी, सबको इक्वल एक्सेस है। और हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे किसके बेसिस पर, यानी सबको आने देंगे, किसी को हम इस बेसिस पे नहीं रोकेंगे कि उसका रिलीजन क्या है, उसकी रेस क्या है, वो उसका जेंडर या सेक्स क्या है, उसकी कास्ट क्या है, उसका प्लेस ऑफ बर्थ क्या है। सिर्फ देखो यहाँ पर रेस है, इससे मतलब है दुनिया में बहुत अलग अलग टाइप के लोग हैं। देखो कुछ लोग हैं उनके नाक का स्ट्रक्चर अलग होता है, उस पर्टिकुलर जो ग्रुप ऑफ लोग हैं उनके स्ट्रक्चर अलग होता है, या उनकी आंखें थोड़ी अलग टाइप की होती है, तो वो एक पर्टिकुलर रेस से आते हैं। देखो अब इंडिया में क्या है, जो नॉर्थ ईस्ट वाले लोग हैं, जो नॉर्थ ईस्ट वाले लोग हैं, अपने 7 सिस्टर्स के जो लोग हैं, वो दिखने में अपन से थोड़े अलग हैं, तो वो डिफरेंट रेस के हुए हैं। तो हम ऐसे नहीं कह सकते कि आप डिफरेंट रेस के हो तो आप यहाँ नहीं आ सकते, या नॉर्थ या साउथ के अंदर कि आपका जन्म तो नॉर्थ में हुआ है, आप साउथ में ये वाली प्लेस ऑफ वर्शिप पे नहीं जा सकते। तो हम ये जो रिलीजन, रेस, सेक्स, कास्ट, बर्थ और मतलब ये जो है ना, रिलीजन, रेस, सेक्स, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ एंड ऑल, ये जो 5 है, क्या क्या, रिलीजन, इरेजर आ गया सॉरी, रिलीजन, रेस, सेक्स, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ, ये जो 5 चीज़ें हैं ना, इनके बेसिस पे हम किसी भी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे और लोगों को इक्वल एक्सेस देंगे पब्लिक प्लेसेस का। अब इसकी और जो आर्टिकल 16 है वो आ गया कि ये जो पर्टिकुलर 5 जो मैंने बेसिस बताए थे ना, रिलीजन, रेस, सेक्स, कास्ट और प्लेस ऑफ बर्थ, इनके बेसिस पे हम लोग डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ में भी। यानी गवर्नमेंट के जो भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है, तो उसमें वो ऐसा नहीं बोलेगी कि अभी सिर्फ इस कास्ट के लोग ही आ सकते हैं, या फिर इसमें ना सिर्फ औरतें ही आ सकती है, या इसमें सिर्फ आदमी आएंगे, इसमें औरतें नहीं आ सकती, या इसमें सिर्फ इसी जगह के लोग आएंगे, या इसमें इस पर्टिकुलर रिलीजन के लोगों को ही एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। तो गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर सकती।
अब ये जो चीज़ें थी, ये जो 2 राइट्स है, इनकी हमें ज़रूरत क्या पड़ी ऐसे कि ये कुछ बेसिस हमने क्यों रखे कि इसके बेसिस पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। ये ज़रूरी इसलिए है क्योंकि अपने पास्ट के अंदर जो पुराना टाइम था उसमें जो अपनी इंडियन सोसाइटी है ना, उसने लोगों को इक्वल एक्सेस नहीं दिया था। लोगों के साथ में वो भेदभाव करते थे, ऊंच नीच करते थे उनके साथ में, किसी को पढ़ाते थे किसी को नहीं पढ़ाते थे, कोई बेंच पे बैठ सकता है कोई नीचे बैठ सकता है, तो ये इक्वल एक्सेस नहीं दे रहे थे, इसलिए ज़रूरत पड़ी हमें ऐसे फंडामेंटल राइट्स देने की। आर्टिकल 17 ये बोलता है कि इनइक्वालिटी का सबसे ज़्यादा क्रूलेस्ट फॉर्म या क्रूडेस्ट फॉर्म जो है वो है अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस करना, यानी छुआछूत की मान्यता जो लोगों के अंदर है कि जो नीची जात है उसको हम छू नहीं सकते, वो अनटचेबल है। ये सबसे गंदी या सबसे क्रूलेस्ट फॉर्म है इनइक्वालिटी की। क्यों? क्योंकि लाइक जस्ट थिंक कि आपका बर्थ किसी पर्टिकुलर जगह पे किन पर्टिकुलर लोगों के बीच में हुआ है, किसी पर्टिकुलर क्लास के अंदर हुआ है, तो आपको दूसरे लोग छू नहीं आएंगे, या फिर आपने उनको छू लिया तो वो अनटचेबल हो जाएंगे। ये बहुत ही गंदी चीज़ होती है। इसलिए राइट टू इक्वालिटी के अंदर ये जो राइट है, फंडामेंटल राइट है राइट टू इक्वालिटी, इसके तहत अनटचेबिलिटी को कम्प्लीटली अबॉलिश कर दिया। ये जो अनटचेबिलिटी वाली प्रैक्टिस है जो आर्टिकल 7 है ना, वो एब्सोल्यूट है, इस पर किसी भी टाइप की कोई लिमिटेशन नहीं है। आप अपने घर पे भी छुआछूत वाली जो चीज़ है ना वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते। आपके पर्सनल रिलेशंस जो है ना, लाइक आप दो लोगों को, दोनों फ्रेंड्स है, बट आप अगर दूसरे को कुछ ऐसा बोल रहे हो तो भी आप नहीं कर सकते हैं वो चीज़, वो आप पे केस कर सकता है। नाउ कम्स आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 कहता है कि जो स्टेट या जो गवर्नमेंट है वो क्या करेगी, वो किसी भी इंसान को किसी भी टाइप के टाइटल नहीं देगी। जैसे पहले दिया जाता था महाराजा, अधिराजा, 1008 वगैरह वगैरह, अजीब से जो टाइटल्स दिए जाते थे, जैसे नवरत्न के जो टाइटल दिए हुए थे, जो बिरबल जो टाइटल है, तानसेन जो टाइटल है, ऐसे जो टाइटल्स वगैरह ना, ये स्टेट मतलब स्टेट यानी जो कंट्री है वो या फिर जो गवर्नमेंट है वो नहीं देंगे। एक्सेप्ट टाइटल्स कहाँ कहाँ दिए जा सकते हैं, सिर्फ मिलिट्री और अकेडमिक अचीवमेंट्स है ना, वहाँ पे ये टाइटल्स दिए जा सकते हैं, बाकी कहीं पे भी नहीं दिए जाएंगे। देखो अपनी जो प्रियम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन का जो सबसे पहला पेज है प्रियम्बल, उस प्रियम्बल के अंदर एक लाइन लिखी हुई है, वो है इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। तो किस किस चीज़ की अपन को मिलनी चाहिए, स्टेटस की इक्वालिटी और अपॉर्चुनिटी की इक्वालिटी मिलनी चाहिए, और इससे ये इंश्योर होता है कि हर इंसान के पास में इक्वल अपॉर्चुनिटी हो किसी भी रिसोर्स को एक्सेस करने की। बट ये चीज़ क्या है, पॉसिबल नहीं हो पाई। क्यों नहीं पॉसिबल हो पा रही थी? क्योंकि बिकॉज देयर आर एंड वर वेरियस काइंड्स ऑफ सोशल इनइक्वालिटीज़। पुराने ज़माने में और अभी भी थोड़ी बहुत ऐसी इनइक्वालिटीज़, सोशल इनइक्वालिटीज़ चलती आ रही हैं, जहाँ लोग हैं वो आपस में थोड़ी इनइक्वालिटी करते हैं, और वो जो इनइक्वालिटी है ना, उसकी वजह से इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पा रही हैं। लाइक पहले कुछ लोग थे जिनको पढ़ने नहीं दिया जाता था, अब उनको पढ़ने नहीं दिया जाता था, उनके पास में रोज़गार का अच्छा साधन नहीं था, तो अब भले ही ये राइट दे दिया इक्वल अपॉर्चुनिटी का, बट वो उनको मिल तो नहीं पा रही ना, वो नहीं पढ़ पाए, वो उतने पैसे नहीं कमा पाए, वो अपने बच्चों को अच्छी स्कूल में नहीं भेज पाएंगे, तो जो उनकी अपॉर्चुनिटी है वो नहीं मिल पा रही तो उन लोगों को। तो ये ताकि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, इक्वालिटी मिले अपॉर्चुनिटी और स्टेटस में, इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट कैन मेक सम स्पेशल प्रोविजंस एंड स्कीम्स फॉर द बेटरमेंट ऑफ चिल्ड्रन, वुमेन, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। जो गवर्नमेंट है सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देने के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस बना सकती है, कुछ स्कीम्स बना सकती है कुछ पर्टिकुलर लोगों के बेटरमेंट के लिए, जैसे कि बच्चे हो गए, बच्चों के लिए बना सकती है, औरतों के लिए बना सकती है, विमेन के लिए, महिलाओं के लिए बना सकती हैं, जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके लिए बना सकती है। देखो कॉन्स्टिट्यूशन में यहाँ पे आर्टिकल 16(4) के अंदर नहीं लिखा हुआ इकोनॉमिकली बैकवर्ड, यहाँ पर किसके लिए, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड लोगों के लिए लिखा हुआ है। और ये वाला जो प्रोविज़न है ना आर्टिकल 16(4), ये वाली जो बात है, इसी के अंडर में आके गवर्नमेंट क्या
देती है, रिजर्वेशन देती है जॉब्स के अंदर या स्कूल या किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन के लिए। अब आप ऐसे बोलोगे कि ये इक्वालिटी, इनको स्पेशल राइट्स दिए जा रहे हैं, तो ये जो इक्वालिटी है, राइट टू इक्वालिटी है, उसका वायलेशन नहीं हुआ क्या? तो नहीं, ये इसका वायलेशन नहीं है। वायलेशन क्यों नहीं है? क्योंकि इन लोगों को पहले सोशल इनइक्वालिटी फेस करनी पड़ती है, जिसकी वजह से इनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पा रही। तो इनके साथ में पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है ताकि इनको बराबर अपॉर्चुनिटी मिल सके। इसीलिए इसको हम, ये जो रिजर्वेशन सिस्टम है, इसको हम राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन नहीं मानते। क्यों? बिकॉज इट इज़ रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटीज़। नाउ कम्स राइट टू फ्रीडम। इक्वालिटी एंड फ्रीडम आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ डेमोक्रेसी। देखो, लिबर्टी का मतलब होता है फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन एंड एक्शन। लाइक किसी भी इंसान को आज़ादी है सोचने की, वो जो उसने वो चीज़ सोची या वो जो बिलीव करता है उसको एक्सप्रेस करने की, और जो काम उसे करना है उस एक्शन के लिए। पर इसका मतलब ये नहीं है कि एक इंसान कुछ भी कर सकता है, वो डिज़ायर जो भी उसके मन में आए वो कर सकता है। अगर ऐसा कर पाएगा ना, तो क्या होगा, जो दूसरे लोग हैं वो अपने राइट टू फ्रीडम वाली जो चीज़ है उसको इन्जॉय नहीं कर पाएंगे। इसलिए इस पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस और लिमिटेशन भी लगाई जाती हैं। राइट टू फ्रीडम इज़ डिफाइंड इन सच ए वे दैट अ पर्सन कैन एक्सरसाइज हिज हर राइट विदाउट हार्मिंग अदर्स एंड रिस्पेक्टिंग द लॉ ऑफ ऑर्डर। राइट ऑफ फ्रीडम को हम लोग ऐसे डिफ़ाइन कर सकते हैं कि एक इंसान जो है अपना, वो अपने राइट्स को इस तरीके से एक्सरसाइज करे जिससे दूसरे जो लोग हैं उनके जो राइट्स हैं वो हार्म नहीं हो, और साथ ही साथ में वो लॉ एंड ऑर्डर का रिस्पेक्ट भी करे। देखो, इससे मैं एक तरीके से समझा सकती हूँ। लाइक आप कहीं पे सड़क पे जा रहे हो, आपको फोटोग्राफी करने की आज़ादी है, तो आपने फोटोग्राफी की, अपने मोबाइल से फ़ोटो खींची, लोगों की फ़ोटो खींच ली, स्ट्रीट पे कुछ लोग जा रहे थे उनकी, अब आपने वो फ़ोटो क्या हुआ, अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे अपलोड कर दी। बट उनमें से जो एक इंसान है ना, वो नहीं चाहता कि उसकी फ़ोटो अपलोड हो। वो तो आप तो अपना राइट ऑफ फ्रीडम एक्सरसाइज कर रहे हो, आपने तो कर दी फ़ोटो अपलोड, बट उस इंसान का भी राइट टू प्राइवेसी है। तो आप उस इंसान का जो राइट है ना उसको हैम्पर नहीं कर सकते। तो आप राइट ऑफ फ्रीडम ऐसे एक्सरसाइज कर सकते हो जहाँ सामने का कोई हार्म ना हो और आप लॉ और ऑर्डर की रिस्पेक्ट भी करो। आर्टिकल 21, देखो अपने आर्टिकल 18 तक पढ़ा था, अब जो है आर्टिकल 22 तक, मतलब आर्टिकल 19 से 22 तक आएगा फ्रीडम के अंदर, और वो कौन कौन से हैं वो अभी देखेंगे। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं आर्टिकल 21, वो है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार, और पर्सनल लिबर्टी का अधिकार, यानी पर्सनल फ्रीडम वगैरह जो है उनका अधिकार। देखो, कोई भी सिटीज़न है ना, नो सिटीज़न कैन बी डिनाइड, किसी भी सिटीज़न को हम उसकी ज़िंदगी के लिए मना नहीं कर सकते। नो सिटीज़न कैन बी डिनाइड हिज और हर लाइफ एक्सेप्ट क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिमिटेशन आ जाती है। क्या लिमिटेशन है? कि बाय द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। हम किसी भी इंसान की जो जीने का अधिकार है उसको डिनाई नहीं कर सकते। और कब कर सकते हैं? हम तभी कर सकते हैं जब किसी प्रोसीजर में, किसी लॉ के प्रोसीजर के अंदर लिखा हुआ है, किसी कानून में लिखा हुआ है, तो ही हम डिनाई कर सकते हैं। लाइक अपने फ्रीडम के चक्कर में, अपने लाइफ के चक्कर में उसने कहीं पे चोरी कर ली। अब उसने चोरी करी है तो हम बोल रहे हैं, मतलब उसने किसी इंसान को मार दिया, मर्डर कर दिया, उसका 3-4 लोगों का मर्डर कर दिया, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि आपका राइट टू लाइफ है, आप जिंदा रहने का आपको अधिकार है, बट उसने क्राइम भी तो किया है ना। तो अपने कानून में लिखा है कि आप ऐसे लोगों को सज़ा दे सकते हो, तो अब लिखा है तो आप उनको सज़ा दे सकते हो। तो आप तभी डिनाई कर सकते हो जब वो चीज़ प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ के अंदर लिखी हुई हो, अदरवाइज़ हम मना नहीं कर सकते। कोई भी इंसान है, नो पर्सन कैन बी अरेस्टेड, कब? विदाउट टेलिंग द रीज़न। किसी भी इंसान को हम अरेस्ट नहीं कर सकते उसको अरेस्ट करने के रीज़न को बताए बिना। और अगर आपको अरेस्ट करना भी है तो तभी तो जो लोग हैं वो बोलते हैं आपके पास में मेरे को अरेस्ट करने के लिए कोई वारंट है या नहीं। तो हम किसी भी इंसान को, जो पुलिस है वो ऐसे ही अरेस्ट नहीं कर सकती, उसको बाकायदा रीज़न बताती है कि आपने ये क्राइम करें, इसीलिए आपको अब हथकड़ियाँ लगाई जा रही है। और आपने उसको अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करने के बाद में उस इंसान के पास में ये राइट है, कौन सा? राइट टू डिफेंड, कि वो खुद को डिफेंड कर सके। किसके थ्रू करवाएगा? वो लॉयर के थ्रू करवाएगा। तो आपको लीगल मीन्स मिले, आपको लॉयर की एक्सेस मिले, उसका भी आपके पास में राइट है अगर आप अरेस्ट हो जाते हो। तो अगर आप अरेस्ट भी हो गए, आपके पास में ये सारी की सारी चीज़ें हो गई, तो साथ में जो पुलिस है ना, पुलिस के
जो है ये आपका राइट है कि पुलिस आपको मैजिस्ट्रेट के सामने, जो जज है उसके सामने लेकर जाएंगी विदिन 24 आवर्स। मतलब आपको जेल के अंदर बिना किसी मैजिस्ट्रेट की जस्टिफिकेशन के आपको नहीं रखा जा सकता जेल में 24 आवर्स से ज़्यादा। मतलब अगर पुलिस ने आपको अरेस्ट किया, एक्सेप्ट फॉर द ट्रेवलिंग टाइम, अरेस्ट करने के 24 आवर्स के अंदर अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा, और मजिस्ट्रेट ही डिसाइड करेगा कि आपने जो क्राइम किया, आपका जो अरेस्ट है वो जस्टिफाइड है कि नहीं है, मतलब जो अरेस्ट है वो सही है कि नहीं है। वेरियस सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स हैव एक्सपेंडेड द स्कोप ऑफ दिस राइट। सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे ऐसे जजमेंट्स हैं जिन्होंने ये जो राइट है ना, इसका पहले अगर स्कोप इतना था ना, तो अब बढ़ा के इतना बड़ा स्कोप कर दिया है इसका। जैसे कि राइट टू लिव विद डिग्निटी, पहले राइट टू लाइफ ही था, बट अब ऐसे बोला जाता है कि सिर्फ ज़िंदा रहना ज़रूरी नहीं है, डिग्निटी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ में ज़िंदा रहने को ही ज़िंदगी बोला जाता है। राइट टू शेल्टर, किसी इंसान के पास में घर नहीं होगा तो वो जिएगा कैसे, इसलिए आपको राइट टू शेल्टर भी है। राइट टू लाइवलीहुड भी है, राइट टू इंटरनेट, राइट टू स्लीप, राइट टू बी क्वाइट, बहुत सारे ऐसे राइट्स हैं। अब आता है आर्टिकल 22। देखो इसके अंदर हमने देखा कि कोई भी इंसान है, उसको हमने अरेस्ट किया कि उसने क्या गुनाह किया है, और उसके बाद में हमने उसको बताया रीज़न कि किस लिए कराया है अरेस्ट। बट कुछ कुछ अरेस्ट ऐसे भी हो सकते हैं कि अगर हमें पता है कि ये जो इंसान है ना, वो आगे चल के कुछ अनलॉफुल एक्टिविटी या कोई क्राइम करने वाला है, जिससे जो लोग हैं, जो पब्लिक ऑर्डर है ना, उसको खराबी होगी कुछ ना कुछ, तो हम उसको बिना मैजिस्ट्रेट के सामने ले जाएं या उसको बिना रीज़न बताएं भी अरेस्ट कर सकते हैं। ऐसा जो अरेस्ट होता है ना, उसको हम बोलते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव नाम से पता चल रहा है कि आप वो क्राइम नहीं करो, उसको प्रिवेंट कर सको, इसलिए आपको डिटेन किया जा रहा है। अरेस्ट बेस्ड ऑन द एप्रीहेंशन दैट ही शी इज़ अबाउट टू एंगेज इन एन अनलॉफुल एक्टिविटी। ऐसे जो लोग हैं, ऐसा जो अरेस्ट है उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन बोला जाता है। और प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर एक इंसान कैन बी इन प्रिजन्ड विदाउट द जस्टिस ऑफ द मैजिस्ट्रेट, उसको मैजिस्ट्रेट के सामने ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इफ़ गवर्नमेंट फील समवन कैन बी अ थ्रेट टू लॉ और पीस एंड ऑर्डर कैन बी डिटेन, अगर गवर्नमेंट को ऐसा महसूस हुआ कि कोई इंसान है वो लॉ और पीस और ऑर्डर जो है उनके लिए खतरा बन सकता है, तो उनको हम डिटेन कर सकते हैं। देखो जम्मू कश्मीर में जब वो आर्टिकल हटाया था, तब वहाँ के जो लीडर्स थे वो लॉ एंड ऑर्डर या पीस को ख़राब नहीं कर दे, लाइक लोगों को भड़काए नहीं, उसके लिए उन लोगों को प्रिवेंटिव डिटेंशन के थ्रू कुछ टाइम के लिए घर में बंद कर दिया था, मतलब उनको हाउस अरेस्ट कर लिया था। तो वो जो चीज़ थी ना, उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन बोलते हैं। लेकिन ये जो डिटेंशन है ना, ये 3 महीने से ज़्यादा नहीं हो सकता, और 3 महीने के बाद में या 3 महीने से ज़्यादा करना है तो आपको एडवाइज़री बोर्ड के सामने लेकर जाना पड़ेगा कि आप कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। देखो ये एक जो प्रिवेंटिव जो डिटेंशन है ना, ये एक इफ़ेक्टिव टूल है एंटी सोशल एलिमेंट्स के लिए, लेकिन ये कई बार मिसयूज़ भी हो जाता है। मिसयूज़ कैसे हो जाता है, चलो जो गवर्नमेंट है उसके अपोजिशन में जो जो लोग हैं, उसने क्या किया कि ये लॉ और ऑर्डर के लिए ख़तरा बनेंगे, तो उसने उन सारे लीडर्स को क्या किया, अरेस्ट कर लिया। तो ये वाली जो चीज़ है, ऐसे करके इसका मिसयूज़ भी बहुत होता आ रहा है, इसलिए एक टेंशन की सिचुएशन बनी रहती है किस किस के बीच में। जो राइट टू लाइफ वाला आर्टिकल है आर्टिकल 21, और प्रिवेंटिव डिटेंशन वाला जो आर्टिकल है यानी आर्टिकल 22, इनके बीच में एक टेंशन की सिचुएशन बनी रहती है। क्यों बनी रहती है, क्योंकि राइट टू लाइफ बोलता है कि मेरे को बताओ मैंने क्या किया है, मेरे को जीने का अधिकार है, मेरे को जानने का, सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ में जीने का अधिकार है मेरे को। और वही प्रिवेंटिव डिटेंशन, उसने क्राइम नहीं किया है तो भी उसको अरेस्ट कर रहे हैं, इसलिए आपस में टेंशन की सिचुएशन बनी रहती है। नाउ कम्स आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 के अंदर कुछ राइट्स हैं, जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज़ और एनीथिंग, फ्रीडम टू मूव समवेयर, मतलब फ्रीडम टू असेंबल, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, ये बहुत सारे ऐसे फ्रीडम है जो कि आर्टिकल 19 के अंदर आता है। बट ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन और इसके अंदर जो बाकी फ्रीडम्स है ना, वो भी एब्सोल्यूट नहीं है, उनके ऊपर कुछ ना कुछ लिमिटेशंस है। अपने स्पीच और एक्सप्रेशन से आप हिंसा नहीं भड़का, मतलब लोगों के बीच में आप ऐसे कोई ऐसा भाषण नहीं दे सकते जिससे हिंसा भड़क जाए, मतलब जहाँ लोग वायलेंट हो जाए, या आप उनको वायलेंट एक्टिविटीज़ करने के लिए भाषण दे रहे हो, या आप खुद कि मेरे को तो इस इंसान से नफरत है, मैं तो इसको दिखाऊंगा, तो उस दिखाने के चक्कर में आप उसको गोली मार रहे हो, तो आप ऐसे एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो। आप पीसफुली प्रोटेस्ट कर सकते हो गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, ये सारी चीज़ें कर सकते हो, बट
आप वो सारी चीज़ें नहीं कर सकते हो जो पब्लिक ऑर्डर के लिए ख़तरा हो, पीस के लिए ख़तरा हो, एक कंट्री की मोरालिटी को जो हार्म पहुँचे या लोग गलत चीज़ें सीखे उससे आप वैसा काम नहीं कर सकते हो। और एक कंट्री की सिक्योरिटी के लिए जो चीज़ें हो उनके लिए हम लोग ये जो राइट है इसके एक्सप्रेशन पे अपन लिमिट लगा सकते हैं। जैसे फ्रीडम टू असेंबल है, ये अगर आराम से पीसफुली करें तो ठीक है, बट हथियारों के साथ में वो असेंबल हो रहे हैं तो क्या बात हुई ना, ये ख़राब हुआ। इसीलिए इन पे हम रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। कभी कभी जैसे कोरोना वाले टाइम पे अपन ने सेक्शन 144 से ये इम्पोज कर दिया था एडमिनिस्ट्रेशन से कि एक जगह पे 4 या 5 लोगों से ज़्यादा असेंबल नहीं होंगे हम लोग कहीं पे। तो ऐसे कुछ जो रिस्ट्रिक्शंस है ना वो हम लगा सकते हैं पब्लिक ऑर्डर, लोगों की भलाई के लिए, मोरालिटी के लिए, वहाँ के लोगों की सिक्योरिटी के लिए, किसी भी टाइप की हेट स्पीच ना हो, इन सब चीज़ों के लिए हम कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। बट जो ये रिस्ट्रिक्शंस है ना इनका मिसयूज़ भी हो सकता है। बट अगर लोग जानकार हैं, लोग जागरूक हैं अपने राइट्स को लेकर, तो वो प्रोटेस्ट करेंगे कि आपने मिसयूज़ किया है, तो मिसयूज़ ऑब्वियसली कम हो जाएगा। तो लोगों का जागरूक होना भी ज़रूरी है। नाउ कम्स आर्टिकल 20 एंड दैट इज़ राइट ऑफ अक्यूज्ड। इसमें क्या है कि जिस इंसान को अक्यूज़ किया है ना उसको, मतलब हमने किसी को अरेस्ट कर लिया, तो वो जिसको अरेस्ट वगैरह किया है या हमने जिसको गलत समझा, जो अक्यूज्ड है पर्सन, उसको भी ऑल्सो गेट सम सॉर्ट ऑफ प्रोटेक्शन, उसको भी कुछ प्रोटेक्शन मिलती है। कैसे? अपने कॉन्स्टिट्यूशन में या अपनी कंट्री के अंदर किसी भी इंसान को गिल्टी नहीं माना जाता जब तक प्रूफ नहीं हो जाता कोर्ट के अंदर कि वो इंसान गिल्टी है किसी ऑफेंस के लिए। नो वन इज गिल्टी अनलेस द कोर्ट हैज़ फाउंड दैट पर्सन गिल्टी ऑफ सम ऑफेंस। मतलब अक्यूज़ को भी क्या मिल रही है? अपॉर्चुनिटी मिल रही है खुद को डिफेंड करने की, कि मैंने नहीं किया है। हो सकता है अपन को लगा उसने किया बट उसने नहीं किया हो, तो उसको कुछ अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए ना जिससे वो डिफेंड कर सके और खुद को नॉन गिल्टी प्रूव कर सके। इसीलिए ताकि कोर्ट के अंदर फेयर ट्रायल हो उसके लिए कुछ कंडीशंस रखी हुई है राइट टू अक्यूज्ड वाले सेक्शन में, फंडामेंटल राइट्स के अंदर आर्टिकल 20 में। और वो क्या क्या है कि किसी इंसान ने कोई क्राइम किया तो ही शुड नॉट बी पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस ट्वाइस, यानी किसी भी जो इंसान को हम लोग एक ही गलती के लिए 2 बार पनिशमेंट नहीं दे सकते। लाइक गवर्नमेंट जो सरकार है, जो कोर्ट है, वो एक ही बार देगा। हो सकता है आप जहाँ पे काम कर रहे हो तो लाइक आप कहीं किसी ऑफिस में काम कर रहे हो बट आपने कोई चोरी वगैरह कुछ करी है तो आपको कोर्ट ने जेल भेज दिया, बट आप वापस आए तो आपको पता चला कि वो जो ऑफिस है उसने आपको नौकरी से निकाल दिया, तो आपको एक टाइप से 2 पनिशमेंट मिल गई ना। बट ऑफिस जो है वो तो आपको पनिशमेंट दे सकता है, दूसरी जो देनी है वो तो निकालेगी ही ना, वो आपको क्यों रखेगा। बट कोर्ट जो है, स्टेट जो है, वो आपको एक ही ऑफेंस के लिए 2 बार पनिशमेंट नहीं दे सकता। और ऐसा भी हम कोई कानून नहीं बना सकते कि जैसे उसने, एक इंसान है, उस इंसान ने कल वो क्राइम किया था और आज हमने वो बनाई है एक कानून की जिसने ये जो पर्टिकुलर एक्स क्राइम किया है, ये जो एक्स क्राइम किया है, इसको हम क्या करेंगे, फांसी की सज़ा सुनाएंगे। आज बनाया हमने बट उस इंसान ने क्राइम कल किया था। अब इसका मतलब ये थोड़ी ना उसने कल किया है उसको और हमने आज बनाया, तो कल तो उसको पता ही नहीं था ना कि इतनी बड़ी सज़ा मिल सकती है उस चीज़ की, इसलिए उसने कर दिया। हो सकता है उसे पता होता कि फांसी मिलेगी तो वो नहीं करता, और चलो फिर भी कर देता। तो भी हम कोई भी जो चीज़ है, कोई भी जो लॉ है, वो बैक डेट से, मतलब आज शुरू जो चीज़ हुई है उसको हम पहले से इफ़ेक्ट में नहीं ला सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है अपनी बुक में, नो लॉ शैल डिक्लेयर एन एक्शन इलीगल फ्रॉम अ बैक डेट। मतलब कोई भी लॉ जो उस लॉ के बनने से पहले हुआ है उसको इलीगल डिक्लेयर नहीं कर सकता। जैसे जो निर्भया वाला केस हुआ था, उस केस के अंदर पूरे लोग बोल रहे थे कि ये जो लोग हैं इनको फांसी की सज़ा सुनाओ, बट उस टाइम पे ये कानून नहीं था तो उनको फांसी की सज़ा कैसे हो जाती, उनको नहीं हो रही थी। वो हम सब चाहते थे उनको हो, बट वो हो क्यों नहीं रही थी? क्यों? क्योंकि उनको राइट टू अक्यूज वाली वो चीज़ आ गई थी। उसके बाद में उन्होंने कुछ लूप होल्स वगैरह ढूंढे होंगे। सो नाउ कम्स कि देखो, 2 एक ये हो गया कि 2 बार नहीं होना चाहिए, एक बैक डेट से अगर लागू किया तो उसको हम इलीगल बोल सकते हैं। मतलब लॉ को, कोई भी लॉ किसी भी क्राइम को बैक डेट से इलीगल नहीं बोल सकता।
और तीसरी चीज़ होगी कि किसी भी इंसान को जो अक्यूज़ है उसको हम मजबूर नहीं कर सकती कि वो खुद के खिलाफ ही क्या दे, एविडेंस दे, नॉट टू बी आस्क्ड टू गिव एविडेंस अगेंस्ट देमसेल्व्स। नाउ कम्स राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल नंबर 23। इसमें क्या लिखा है कि अपने यहाँ पर मिलियंस ऑफ लोग हैं जो कि अंडर प्रिविलेज्ड हैं या डिप्राइव्ड है, उनके पास में कमी है किस चीज़ों की, या तो प्रिविलेज नहीं है या डिप्राइव्ड है किसी चीज़ से, या तो कोई चीज़ उनके पास में है नहीं या उनके पास में उस चीज़ की कमी है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं, बहुत गरीब है। तो ये जो चीज़ है ना, उसको जो बाकी जो साथ वाले जो लोग हैं ना, जो इनसे ऊपर है, वो क्या कर सकते हैं, एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। तो मे बी एक्सप्लॉइटेड बाय फेलो ह्यूमंस। तो इनको बचाने के लिए कुछ रूल्स हैं। कौन कौन से रूल्स हैं और कैसे कर सकते हैं? देखो, या तो उनसे वो फोर्स लेबर करवा सकते हैं, बेगार वाला जो सिस्टम है कि तुम काम करो और हम तुम्हें पैसे भी नहीं देंगे, वर्क विदाउट पेमेंट करवा सकते हैं उनको। तो जो अपना राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन है वो बोल सकता है कि नहीं, फोर्स लेबर या बेगार जो है वो आप नहीं करवा सकते हो। साथ ही साथ में ये जो लोग हैं ये उनसे हो सकता है कि गरीब माँ बाप से उन्होंने बच्चे को लिया और कहा कि हम आपको थोड़े से पैसे दे देंगे और फिर उस बच्चे को बेच दिया। तो किसी भी इंसान की हम ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी नहीं कर सकते, वो भी इलीगल है। तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन के अंदर फोर्स्ड लेबर नहीं करवा सकते। देखो, अगर जेल भी इंसान जाता है ना, तो जेल में भी वो जो काम करता है ना, उसके लिए उसको पैसे दिए जाते हैं, उससे ऐसे ही नहीं करवा लिया जाता। पर कहीं कहीं पे हम देख सकते हैं कि जैसे वो ब्रिक क्लिन वाली जो फैक्ट्रीज़ हो गई जहाँ पे ईंटें वगैरह बनती हैं, वहाँ पर सम सॉर्ट ऑफ फोर्स्ड लेबर या बेगार अभी भी चल रहा है, जैसा अपनी बुक में लिखा है। तो और कोई करता पकड़ा गया ना ये क्राइम, तो उसको पनिशमेंट मिलेगी, ये चीज़ भी लिखी है। नाउ आर्टिकल 24 में कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि इट फॉरबिड्स एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन डेंजरस जॉब्स अंडर द एज ऑफ 14। जैसे कि खतरनाक जो काम है ना, डेंजरस जॉब्स जो हैं जहाँ पे जान माल का खतरा हो सकता है, उस इंसान को आगे जाके कोई हेल्थ इंजरी हो सकती है, कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो वैसी फैक्ट्रीज़ और माइंस के अंदर 14 साल से छोटे बच्चों को काम नहीं करवाएंगे। इसीलिए चाइल्ड लेबर को अब इलीगल